फाइनली दी क्रिस्टोफर नोलन की मूवी दी ओडिसी थिएटर्स में कल लगने वाली है एंड बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों तुम्हें ये मूवी थिएटर में देखनी चाहिए एंड तुम्हें मिस आउट नहीं करना चाहिए। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट एक्सपीरियंस दिस मूवी विल गिव यू, व्हाट मैथोलॉजी दिस मूवी प्रेजेंट्स एंड व्हाट एपिकनेस दे आर गोइंग टू शो इन दिस मूवी, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ IMAX फॉर्मेट एंड ऑल द डिटेल्स दे आर डूइंग फॉर दिस मूवी एंड नोलन का इस पे टेक क्या लिया जा रहा है, ऊपर से स्टोरी क्या होने वाली है। एंड क्योंकि ये नोलन की मूवी है तो तुम्हें होमवर्क करके जाना जरूरी है। अगर तुम नोलन की मूवी बिना होमवर्क किए जाते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें इसका प्रीक्वल भी बताऊंगा एंड तुम्हें हर एक एस्पेक्ट बताऊंगा जो कि तुम्हारे इस मूवी को देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस थिंग। सबसे पहली बात देखो, मूवी IMAX के लिए बनाई गई है, वी ऑल नो, एंड मूवी सिर्फ और सिर्फ IMAX थिएटर में ही देखो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन ऑल्सो वॉच इन नॉर्मल थिएटर्स जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। बस प्रॉब्लम यही है कि जो ट्रू IMAX लवर्स हैं कि भाई मुझे रियल ऑथेंटिक ही देखना है, उन्हीं के लिए वो चीज़ें मैटर करती है। अगर तुम्हें स्टोरी से मतलब है, अगर तुम्हें विजुअल से मतलब है तो तुम्हें इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी सिटी में कोई IMAX नहीं है, तुम्हें ये सोचकर इस मूवी को मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि मेरे यहाँ तो IMAX नहीं है तो मैं ये मूवी नहीं देखने जाऊँगा। मूवी में ऊपर और नीचे का पार्ट थोड़ा थोड़ा कट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम IMAX थिएटर में ही जाओ, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में सिर्फ 41 IMAX थिएटर ही हैं एंड ये मूवी जितना भी कमाएगी वो सिर्फ उन्हीं थिएटर से नहीं कमाने वाली है। ये मूवी बाकी थिएटर्स में भी चलेगी एंड बाकी थिएटर्स भी अच्छा खासा तुम्हें पैसे लाकर देंगे, तो तुम इन्हें और फॉर्मेट्स में भी देख सकते हो। मेनली PVR का PXL फॉर्मेट जो काफ़ी बड़ा है एंड एक डॉल्बी सिनेमा नाम का भी थिएटर हमारे यहाँ 4 ओपन हो चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा और इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड अगर तुम्हारे आसपास वो थिएटर्स हैं तो तुम जरूर जाके देखो। अवॉइड करना मूवी 4DX में देखना, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि क्रिस्टोफर नोलन की सीरियस मूवी तुम हिल डुलते हुए देख रहे हो एंड तुम्हारा ध्यान पॉपकॉर्न बकेट पे जा रहा है कि अरे पॉपकॉर्न बकेट मेरा उड़ गया। तो हाँ, अगर तुम ये मूवी देखने का प्लान बना ही रहे हो तो कोशिश करना कि IMAX अगर आसपास है तो ज़रूर जाना। जैसे कि मैं 130 किलोमीटर ट्रैवल करके जाने वाला हूँ सिर्फ IMAX में देखने के लिए, या फिर तुम बड़े फॉर्मेट की किसी भी स्क्रीन पे जाकर देख सकते हो, या फिर नॉर्मल 4K स्क्रीन पे भी जाकर देख सकते हो, जो कि तुम्हें अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा। और ये इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के पीछे एक बड़ा रीज़न है कि ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी टाइप की है, जो कि बहुत ही पुरानी बुक, जो कि एक अंधे पोएट ने लिखी थी जिसका नाम था होमर, एंड इसी की बुक के ऊपर ये बेस्ड है, जहां पर उसने 2 बुक्स लिखी थी। इसका प्रीक्वल भी है जिसका नाम था द इलियाड, एंड इसके बाद उन्होंने द ओडिसी नाम की एक बुक लिखी थी जहां पे हमें किंग ओडेसियस की कहानी सुनाई जाती है। अब जो लोग भी इस मूवी को देखने जाएंगे वहां पे कई सारी चीजें ऐसी अनएक्सपेक्टेड हो रही होंगी जो उन्हें समझ नहीं आएंगी, जो कि प्रीक्वल से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होंगी। जैसे कि वो लोग पास्ट के सीन्स याद करेंगे, या फिर वो बैक स्टोरी जब थोड़ी बहुत ग्लिम्स के तौर पे दिखाई जाएगी तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने इलियाड के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। तो मैं तुम्हें बहुत ही शॉर्ट में इलियाड की कहानी सुना देता हूँ, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री होती है जिसका नाम होता है हेलेन, एंड इस लड़की की शादी हो रखी होती है एक मेनेलिस नाम के राजा से, जो कि स्पार्टन किंग होता है, एंड इसका एक भाई होता है जो कि इससे भी बड़ा किंग होता है जिसका नाम होता है एगामेम्नॉन। जहां पर हेलेन की शादी सूटर्स के बीच में चुनाव करके मेनेलिस से किया जाता है, जिसको सीता स्वयंवर टाइप का कुछ समझ लो कि सीता स्वयंवर जैसे होता है कि लड़की चुनती है कि सबसे ताकतवर इंसान जो होगा उसका पति बनेगा, एंड ऐसे मेनेलिस की शादी हेलेन से होती है। बट वहीं पे ट्रोजन प्रिंस की एंट्री होती है इस कहानी में, जहां पर ये लोग संधि करने के लिए स्पार्टा आए हुए होते हैं ग्रीक्स के पास, क्योंकि दोनों के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है ऑलरेडी एंड वो नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़े। जहां पर ट्रोजन प्रिंस के पास एक जादुई ताकत होती है
है सेड्यूस करने का टेक्निक होता है कि वो हेलन को सेड्यूस कर लेगा, जिसके बाद वो सेड्यूस करता है हेलन को एंड उसके साथ वो रंगरलियां मनाता है एंड उसको अपने साथ ट्रॉय लेके जाता है। एंड ये जब बात मेनेलिस को पता चलती है तो बवाल मच जाता है, जहां पर मेनेलिस अपने भाई अगेमेम्नोन के साथ मिलकर इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है ट्रॉय के ऊपर, जहां पर वो लोग अपनी पूरी सेना तैयार करने लगते हैं। वहीं पे ट्रोजन प्रिंस अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने बाप के पास जाता है एंड वहां उससे मिलवाता है, जिसको उसका बाप खुले बाहों से एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो बन जाती है हेलन ऑफ ट्रॉय। उधर दूसरी तरफ अगेमेम्नोन एंड मेनेलिस तैयार कर रहे हैं अपनी बहुत बड़ी सेना, जिसमें अकिलिस नाम का एक बहुत बड़ा वॉरियर दिखाया जाने वाला है, जिससे पूरी प्रजा डरती थी। हर एक वॉरियर डरता था कि अगर इससे लड़ना पड़ा तो हम हार जाएंगे। वहीं पे सिर्फ पावर से ही इनका काम नहीं चलना था, इसीलिए उन्हें चाहिए था एक बहुत ही कनिंग राजा। तो इसलिए अगमेम्नोन एंड मेनेलिस जाते हैं दी ओडेसियस के इथिका में, जहां पर वो उसकी हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं एंड वो रिफ्यूज करना चाहता है, किसी तरह इस युद्ध में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी कि अगर तुम इस युद्ध में जाओगे तो तुम 20 साल तक कभी लौट नहीं पाओगे। एंड ऐसी ही कुछ भविष्यवाणी अकिलिस के लिए भी हुई थी कि अगर तुम इस युद्ध में जाओगे तो तुम मारे जाओगे, तुम्हारा नाम तो बहुत ही होगा बट तुम मारे जाओगे। बट अकिलिस एक बहुत ही इगोइस्टिक वॉरियर था, जिसको अपना नाम ही करना था, उसे जिंदगी नहीं प्यारी थी, उसे वॉर चाहिए था, उसे युद्ध चाहिए था। इट इज अ वेरी कैजुअल स्पार्टन थिंग, ठीक है, जिसे अपना नाम चाहिए, युद्ध से जिंदगी हो ना हो चलेगा। बट अदर साइड पे दी ओडेसियस को ये सब नहीं चाहिए था। उसकी अभी अभी शादी हुई थी, एक बच्चा हुआ था जिसके साथ वो टाइम बिताना चाहता था, उसका एक कुत्ता था जिसको वो बहुत प्यार करता है एंड इसके लिए वो जाना तो नहीं चाहता था, बट उसे अगेमेम्नोन मजबूर ही कर लेता है, क्योंकि वो भी एक नंबर का हराम इंसान होता है। अब ये लोग अपनी अच्छी खासी सेना लेकर ट्रोजन पहुंच तो जाते हैं, बट दिक्कत ये आती है वहां पे अटैक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ट्रोजन के जो वॉल्स हैं वो अनपेनिट्रेबल हैं, मतलब उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें भेदा नहीं जा सकता, जिसके चक्कर में वो 10 साल तक उसी दीवार के बाहर उनसे लड़ रहे होते हैं, अपने लोगों को खो रहे होते हैं, लड़ाई चल रही होती है, उनका कुछ भी नहीं निकल रहा होता है, वो गोला बारूद मार रहे होते हैं एंड देयर इज नथिंग हैपनिंग। जहाँ पर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है एक लड़की का, जहाँ पे अगेमेम्नोन के पास एक लड़की होती है जिसकी जुड़वा बहन अकिलिस के पास होती है, जिसमें से अगेमेम्नोन की लड़की को एक गॉड अपने पास वापस बुला लेते हैं एंड अकिलिस की जो लड़की होती है उस पे अगेमेम्नोन सोचता है कि इसके पास तो वो लड़की है, क्योंकि वो उसकी जुड़वा होती है, तो वो उसे सोचता है कि मैं रख लूं एंड इसके चक्कर में काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट हो जाता है। इधर युद्ध में कुछ भी नहीं हो रहा होता है, इसलिए अकिलिस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है एंड वो जाकर डायरेक्ट हेक्टर को, जो कि ट्रोजन प्रिंस होता है, उसे चैलेंज करता है कि मेरे साथ आकर युद्ध लड़ो। तो वो दोनों लड़ते हैं एंड हेक्टर ऑब्वियसली मारा जाता है एंड इस जोश में वो काफी ज्यादा भरा हुआ होता है, तो अकिलिस उसे अपने रथ में बांधता है, उसे घसीटते हुए ले जाता है एंड उसका पेट अभी भी नहीं भरा हुआ होता है युद्ध से, तो वो और ज्यादा इनके ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर उसके टो पे एक तीर आके लगता है, जिसे एक इंसान मरवाता है उसके टो पे ताकि वो मर सके। जहां पर कहा जाता है कि उसकी माँ ने बचपन में उसे एक डेथ के रिवर में डुबाया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी इंडिस्ट्रक्टेबल थी, बट उसके टोज जिसको पकड़ के उन्होंने डुबाया था वो इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं था। जैसा कि तुमने महाभारत में सुना होगा दुर्योधन वाली कहानी की उनकी माँ बोलते हैं कि अगर तुम पूरे कपड़े उतार के मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हें देखूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा, एंड कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अरे यार ऐसे कैसे जाओगे तुम पूरा ऐसे नग्न अवस्था में, तुम एक केले का पत्ता ही लपेट लो। तो वो केले का पत्ता लपेट लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जांघ जो होती जिसपे उनकी माँ का नजर नहीं पड़ता और वो जगह उनकी कमजोर रह जाती है। एंड ऐसा ही कुछ होता है इस कहानी में भी, काफी सिमिलैरिटीज हैं। थोड़ी सी मुझे लगता है कि इन्होंने महाभारत से कुछ चुराया तो है बुक में, बट खैर हम आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को, जहां पर कहानी आगे बढ़ती है एंड अकिलिस की मौत के बाद अब किसी के पास भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी 10 साल थे वहां बैठकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास लोग मर रहे हैं, इनके पास भूख लगी हुई है एंड इनके पैसे खत्म होते जा रहे हैं, अगेमेम्नोन पागल हो गया है एंड वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ओडेसियस पागल हो रहा होता है कि भाई मैं वापस कैसे जाऊंगा, 10 साल तो यहीं बीत गए, मैं घर ही नहीं जा पा रहा हूँ, ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। तो वो अपनी कनिंगनेस से एक घोड़ा बनवाता है एंड वो सभी स्पार्टन्स को बोल रहा है कि
अपनी नाव यहाँ से कहीं दूर लेकर जाओ और यहाँ दिखनी नहीं चाहिए तुम्हारी नाव। वो कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर एक हॉलो घोड़ा बनवाता है एंड उसके अंदर बैठ जाता है। तो जब ट्रोजन वाले आते हैं तो उन्हें लगता है कि ये लोग तो भाग गए डर के मारे, 10 साल से यहाँ पर बैठे हुए थे, एंड उन्हें लगता है कि एज अ गिफ्ट, खुशी के मारे उन्होंने उनकी बहादुरी के लिए ये घोड़ा बनवा के दिया, जिसको वो लोग बेवकूफ़ लोग अपने घर के अंदर लेके जाते हैं, मतलब ट्रोजन के अंदर, वॉल्स के अंदर। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे जश्न मनाते हैं, खुशियाँ होती हैं एंड रात में सब सो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग उस ट्रोजन हॉर्स के अंदर से निकलते हैं एंड एक एक को मारना स्टार्ट करते हैं, गेट खोल देते हैं एंड सब लोग इनपेनिट्रेबल वॉल्स के डोर के अंदर से घुस जाते हैं एंड पूरी रात में ट्रोजन तबाह कर दी जाती है। अब ये युद्ध अपने ओडिसियस की कनिंगनेस की वजह से जीत तो ली गई, बट जैसे ही ओडिसियस वापस घर जाने की कोशिश करता है तो उसे एक गुफा मिलती है जहाँ पे उसे एक साइक्लॉप्स नाम का एक जीव मिलता है, जिसके साथ वो थोड़ी सी नौटंकी कर देता है एंड उसको अपना नाम बताकर एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। एंड ये मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता क्योंकि मूवी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बट इसकी वजह से भाई साहब अपने ओडिसियस फंस जाते हैं एक अपने गॉड पोसाइडन के चक्कर में, जो कि उन्हें श्राप दे देता है एंड वो कभी भी घर नहीं जा पाता अगले 10 सालों तक। एंड यही कहानी होने वाली है इस मूवी के अंदर कि कैसे ओडेसियस अपने घर पहुंचेगा। No one could stand between my men. And home. जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा एपिक होगा, एंड एपिक से मतलब मेरा लिटरली एपिक होगा, क्योंकि अभी तक तुमने जो कहानी सुनी वो एक नॉर्मल सी कहानी थी जिसमें थोड़े बहुत देवता थे, बट ये कहानी जो हम सुनने वाले हैं इसमें अंडरवर्ल्ड होने वाली है, यानी कि उन मुर्दों की दुनिया जहाँ पर हमें, जिसे हम हेल भी कहते हैं या फिर हम कहते हैं कि पाताल लोक, उसे अंडरवर्ल्ड बोलते हैं, जहाँ पे मरे हुए लोग दिखाए जाते हैं। एंड उसके बाद हमें कुछ ऐसे क्रीचर्स भी दिखाए जाएंगे जैसे कि 6 मुंह वाला ड्रैगन एंड एक साइक्लोन वाला जगह जहाँ पे 2 आइलैंड्स के बीच में एक तरफ ड्रैगन होगा एक तरफ साइक्लोन होगा। वहीं पे कुछ ऐसे जाइंट्स होंगे जो कैनिबलिज्म को दिखाते हैं एंड वो इंसानों को खाते हैं। वहीं पे कुछ एक ऐसी जादूगरनी होगी जो इन लोगों को कैद कर लेगी, सुअर बना देगी एंड पता नहीं क्या क्या जानवर बना देगी। एंड एक और ऐसी औरत होगी जो कि अकेले ओडिसियस को कैद कर लेगी एंड अथीना के प्रे करने के बाद उसे इस चीज से मुक्ति मिलेगी एंड किसी ना किसी तरह मर गिर के वो फाइनली अपने घर पहुंचेगा, जहां पर उसकी बीवी पे सूटर्स चढ़े हुए होंगे कि मेरे से शादी कर ले, मेरे से शादी कर ले, मेरे से शादी कर ले। एंड ये चीजें दिखाई जाएगी इस मूवी में, बहुत ही एपिक होने वाली हैं। इतने बड़े बड़े जाइंट्स, इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स दिखाए जाएंगे जहाँ पे कैनिबलिज्म वाले मॉन्स्टर्स, भूतों का वो अंडरवर्ल्ड वाला सीक्वेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है एंड तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत ही एपिक होने वाला है। मूवी के ट्रेलर में कुछ भी अभी तक नहीं दिखाया गया है एंड मूवी का कहानी जितना बड़ा है उतना कुछ रिवील नहीं किया गया। आई एम वेटिंग फॉर द ड्रैगन, भाई वो ड्रैगन, 6 मुंह वाला ड्रैगन देखना है मुझे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरी मूवी IMAX पे बनी है। IMAX पे मूवीज बनाना, IMAX पे मूवीज शूट करना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। देखो, एक डिजिटल मूवी जब तुम शूट करते हो तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है एंड यही चीज़ क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवी के साथ नहीं चाहते थे कि उनकी मूवी की ये क्वालिटी कम हो। तो उन्होंने क्या किया कि एक साउंड बॉक्स बनाया जिसमें आवाज़, जो IMAX कैमरा होता है वो बहुत आवाज़ करता है, तो वो उन्होंने एक साउंड बॉक्स बनाया जिसमें बहुत सारे फोम्स लगे हुए थे एंड ये पूरा कैमरा उसके अंदर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ उसी के अंदर रह जाती है एंड ये लोग डायलॉग्स उसके साथ रिकॉर्ड कर पा रहे थे। देन एक और प्रॉब्लम आती है कि ये लोग क्लोजअप शॉट्स नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स बहुत बड़ा होता है। तो ये भी ये क्लोजअप शॉट लेते थे तो एक एक्टर दूसरे एक्टर को देख नहीं पाता था, तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे मिरर्स लगा दिए, तो जब भी मिरर्स के थ्रू वो देखेंगे एक दूसरे को तो वो ऐसा फील होगा कि उनके सामने ही वो एक्टर खड़ा हुआ है। एंड क्योंकि ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है तो ये हार्ड वे ही को चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग CGI। इन्होंने 7 अलग अलग रियल लोकेशंस पे मूवी को शूट किया है, जहाँ पे इथिका को एक रियल लाइफ लोकेशन पे शूट किया गया है। पानी में लोगों को लिटरली चप्पू चलाना सिखाया गया है कि सीखो, तुम 10-15 दिन तक चप्पू चलाओ एंड तुम्हें रियल में शूट किया जाएगा। एंड पूल में ये शूट करते बहुत ही ईजिली हो जाता, बट वो चीज़ें
इतनी बड़ी इमर्सिव नहीं लगती। तो इसीलिए नोलन ने कहा कि हम अपने लोगों को ट्रेन करेंगे एंड जो भी एक्टर्स इस शिप पे होंगे वो सब रियल में सब कुछ करेंगे। जहाँ पर इस मूवी में जो CGI VFX वो भी इंटीग्रेट किया जाएगा, बट इस लेवल पे नहीं किया जाएगा। जहाँ पे इसके मैसिव सेट डिजाइन एंड बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स आती थी। इवन ये लोग अपने कैमरे को हेलीकॉप्टर से उठा के एयरलिफ्ट करते थे तब शूट करते थे। एंड अगर एक स्टॉक खत्म हो गया रील की, क्योंकि 70 mm रील पे ये मूवी शूट होती है, तो भाई वो बहुत महंगी आती है तुमको। देन IMAX कैमरे पे शूट किए हुए फिल्म्स को कलर ग्रेड करना, सॉफ्टवेयर में डालकर उसे कलर करना, इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है, ये लोग उसको लेजर प्रिंट करवाते हैं, उसको उस पर कलर फिल्टर्स डलवाते हैं एंड बहुत ही फिजिकल वे में इसको कलर प्रोसेसिंग किया जाता है, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। एंड अगर तुम्हें ये प्रोसेस जानना है पूरी डिटेल में तो कमेंट कर देना, मैं इस पे IMAX पे पूरा रिसर्च वाला बनाऊंगा कि कैसे हर एक चीज़ फंक्शन करती है IMAX के अंदर। पर सवाल ये भी आता है कि IMAX ही क्यों, इतने बढ़िया बढ़िया कैमराज हैं उन पे क्यों नहीं शूट करते। तो देयर इज़ अ रीज़न कि जब तुम एक बिट में किसी चीज़ को सिलिकॉन बिट में तुम स्टोर करते हो तो वो उस क्वालिटी की नहीं होती जो कि रियल लाइट फोटोन्स स्टोर करते हैं इस फिल्म पे। ठीक है, जब वो रियल लाइफ चीज़ें स्टोर करते हैं तो वो बहुत ही कम स्पेस खाती है। अब अगर तुम्हें एक असली मूवी ऐसी बनानी है जैसा कि ये ओडिसी जैसी मूवी तुम पूरा डिजिटल पे रखना चाहो तो तुम्हें लगभग 200-300 TB की स्टोरेज पड़ेगी एटलीस्ट, मुझे लगता है विदाउट कलर ग्रेडिंग नॉर्मल वाली। ठीक है, 200-300 TB की स्टोरेज जो कि बहुत ही मुश्किल है एंड ये हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता। फिर तुम सोचो, मैं अपनी वीडियोस को 1080p पे रिकॉर्ड करता हूँ एंड उसे कलर ग्रेड करने में मेरा लैपटॉप बोल जाता है। ऐसी फिल्म्स को कलर ग्रेड करने के लिए कितने बड़े बड़े मैसिव कंप्यूटर्स लगेंगे एंड कितनी हालत ख़राब होगी। वहीं पे फिल्म पे मेहनत तो लगती है बट वो काफ़ी इजी प्रोसेस है, कहीं हैंग नहीं होता, कोई फाइल डिलीट नहीं हो सकती, कोई स्टोरेज एरर नहीं आ सकता क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है एंड तुम उसे बहुत ही ईजिली तुम उसे कलर कर सकते हो एंड देयर इज़ अ वेरी इजी ऑप्शन। तुम बहुत ही कम कन्वीनियंस में उसे कलर ग्रेड कर सकते हो एंड तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। देन इसे प्रोजेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा खेल है, जहाँ पर 300 किलोग्राम का एक 70 mm का प्रोजेक्टर आता है IMAX का, वो प्रोजेक्ट करता है रियल IMAX स्क्रीन्स पे एंड उसे प्रोजेक्ट करना बहुत मुश्किल है। एंड ये ना रील, एंड अगर तुमने अभी तक मूवीज रील वाली मूवीज देखी होगी तो वो हॉरिजेंटली आता है, ये वर्टिकली आता है। ठीक है, इसकी जो रील होती है ये वर्टिकली आता है, इसी वजह से ये ज़्यादा बड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस दे पाता है एंड स्क्रीन बड़ी दिखती है। एंड क्योंकि नोलन इस मूवी को बना रहे हैं तो देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्योंकि नोलन इस मूवी को बना रहे हैं तो मूवी कॉम्प्लेक्स तो होने वाली है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि नोलन की मूवीज इजी नहीं होती है। नोलन अपनी स्टोरी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो तुमको स्पून फीडिंग नहीं करते एंड यही चीज़ मुझे नोलन की बहुत अच्छी लगती है कि तुम एक बार मूवी देखो तो और तुम्हें ऐसा ना हो कि अरे ये बता रहा था ऐसा हुआ। ठीक है, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते नोलन कहते हैं कि अगर मेरी मूवी देख रहे हो तो तुम थोड़ा रिसर्च करके आओ, तुम थोड़ा मेहनत करो एंड तभी तुम्हें मूवी समझ में आएगी। तुम मूवी का अहमियत तभी समझोगे जब तुम रिसर्च करके आओगे। तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ तुम्हें जानना जरूरी था अबाउट द ओडिसी। अगर तुम्हें अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना भाई, कमेंट जरूर करना कि IMAX पे तुम्हें वीडियो चाहिए या फिर नहीं, मैं ज़रूर बनाऊंगा। एंड मैं एक छोटा सा फिल्म भी बनाने वाला हूँ कि कैसे मैं यहाँ से लखनऊ जाऊँगा IMAX थिएटर के अंदर मूवी देखने एंड कैसे वापस आऊँगा एंड क्या क्या एडवेंचर करने वाला हूँ, ये सब तुम्हें व्लॉग में देखने को मिलेगा जो कि मेम्बरशिप पे आएगा, वो भी मेरे पुराने वाले दूसरे वाले चैनल पे। तो मेक श्योर करना उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड मेंबरशिप लेना चाहो तो ले सकते हो मेरी फुल फ्लेजेड सोलो शॉर्ट फिल्म के लिए। बाकी चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड बी ऑसम, पीस आउट।